जय हिंद दोस्तों। लास्ट सेशन में हमने इस बार के यूपीएससी मेंस एग्जाम के एसए पेपर का एनालिसिस किया था। आज के सेशन में हम जनरल स्टडीज पेपर 1 और 2 दोनों का एनालिसिस करने जा रहे हैं। एनालिसिस करना फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको यह समझ में आता है कि यूपीएससी आपसे विद एवरी ईयर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। और इस बार के पेपर के अंदर, खास करके पेपर 1 के अंदर, कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे अगर आप थोड़ा डीपली ऑब्जर्व करोगे। आज के सेशन में हम उन चेंजेस को ध्यान से समझेंगे। हम समझेंगे कि किस तरह से यूपीएससी एक्सपेक्ट कर रहा है कि अलग अलग जो टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के, आप उनको इंटरलिंक करने की कैपेबिलिटी रखो। और जो मैं आपको बार बार बोलता हूं कि न्यूज़पेपर को आपको स्किप नहीं करना है ड्यूरिंग योर प्रेपरेशन। कई आप में से स्टूडेंट्स बोलते हो कि नहीं सर, करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन रेफर कर लेंगे, न्यूज़पेपर क्या करना है कवर करके। पेपर को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि न्यूज़पेपर को रेगुलर बेसिस पे पढ़ना और समझना कितना इंपॉर्टेंट है अच्छे आंसर्स लिखने के लिए। पेपर 1 से स्टार्ट करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं और ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। अगर हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न पेपर का सेम था। पैटर्न का मतलब है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 ही थे। पहले 10 क्वेश्चन 10 मार्क ईच, हर क्वेश्चन को 150 वर्ड्स के अंदर अंदर लिखना था। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस 15 मार्क्स ईच, हर क्वेश्चन को 250 वर्ड्स के अंदर अंदर आपको लिखना था। बट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, उनमें कुछ बदलाव देखने को मिले हैं जो कि आपको समझने और देखने बहुत जरूरी है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। अब ये आप ऐसा क्वेश्चन नहीं कह सकते जो कि प्योरली कोई एंशिएंट इंडिया के आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ना ही आप कह सकते हो प्योरली ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है। बट ये एंशिएंट इंडिया और ज्योग्राफी का एक मिक्सचर वाला क्वेश्चन है और मिक्स करके बहुत क्वेश्चन पूछे हैं इस बार यूपीएससी ने। यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ी है, आपने एंशिएंट इंडिया पढ़ा है, आपने इंडियन सोसाइटी पढ़ी है, आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है, चाहे आपने किसी और पेपर के सिलेबस का पार्ट इकोनॉमिक्स पढ़ा है, ठीक है, उन सबको आप इंटर रिलेट कर सको। कुछ स्टूडेंट्स की एक बड़ी गलत आदत होती है कि जब पेपर 1 का आंसर लिख रहे हैं तो वो सोचते हैं कि जो पेपर 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग सिलेबस था, जो मैंने प्रिपेयर किया था, कंटेंट प्रिपेयर किया था, तो मैं वही कंटेंट इसमें स्पेसिफिकली डालूंगा, उसके बाहर नहीं जाऊंगा। ऐसी गलती मत करना। यूपीएससी आपके अंदर डायनामिज्म चाहता है। जितना ज्यादा चीजों को आप कोरिलेट करके लिखोगे उतना अच्छा है। यहां पर जो भी एंशिएंट इंडिया के अंदर डेवलपमेंट हुई है उनको आपको ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, अलग अलग जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं उनके साथ रिलेट करके लिखना था। लोकेशन के हिसाब से, क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से, जो भी आप ज्योग्राफी के अंदर चीजें पढ़ते हैं और जो एंशिएंट इंडिया के अंदर आपने चीजें पढ़ी हुई हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं अगर जो मेंस का सिलेबस है उसमें जिक्र है सिर्फ और सिर्फ आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री। कुछ स्टूडेंट्स ये गलती कर जाते हैं कि आर्ट एंड कल्चर को आइसोलेशन में पढ़ते हैं और एंशिएंट और मिडिएवल हिस्ट्री को बिल्कुल भी टच करके नहीं जाते मेंस के टाइम पे। वो आपकी एक बहुत बड़ी गलती होती है। एंशिएंट इंडिया और मिडिएवल इंडिया के कुछ कुछ चीजें आपको इवन मेन से पहले भी कवर करके जानी चाहिए। खास करके हम फोकस उसी चीज पे देते हैं जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हो, बट फिर भी ये ना हो जाए बिल्कुल टोटली ब्लैंक हो जाओ। यहां पर वो चीज आपके काम आती है अगर आप थोड़ी सी रिवीजन ढंग से करके जाते हैं। अगला क्वेश्चन। What was the difference between Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore in their approach towards education and nationalism? अब ये दो एस्पेक्ट्स के ऊपर दोनों की अप्रोच में आपको डिफरेंस बताना है। उसके लिए डेफिनेटली मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हम अलग अलग पर्सनैलिटीज, और ये दोनों फेमस पर्सनैलिटीज हैं, अलग अलग पर्सनैलिटीज के हम जो अप्रोच थी अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर, जो भी उन्होंने मेन काम किए थे वो सब समझ के जाते हैं। अब यहां पर भी आप एक टेबल वाली अप्रोच यूज करते हुए दोनों के जो डिफरेंसेस थे इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन और नेशनलिज्म वो बता सकते हो कि उनकी अप्रोच डिफरेंट कैसे थी। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन था ये मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ कोई टेढ़ा क्वेश्चन था, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, प्रोवाइडेड आपने ये चीज कवर की हो और मॉडर्न हिस्ट्री ढंग से थोड़ी सी भी पढ़ी होगी तो ये चीज आपको आती होगी डेफिनेटली। उसके बाद ब्रिंग आउट द सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, खास बात ये रही
पेपर की कि बहुत से क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो कि आप ये नहीं कह सकते ये इस सिलेबस स्पेसिफिक या इस सब्जेक्ट के स्पेसिफिक क्वेश्चन है। वो जनरल क्वेश्चन थे कि एक बंदा जो थोड़े बहुत न्यूज़पेपर ढंग से पढ़ता है, अवेयरनेस रखता है इधर उधर चीजों को थोड़ा ढंग से ऑब्जर्व करता है, वो भी एक जनरलाइज सा आंसर लिख सकता था। लाइक ये जो क्वेश्चन है, ब्रिंग आउट द सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आपको कोई स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है। लाइक ऊपर वाला जो क्वेश्चन था, इसके लिए आपको डेफिनेटली मॉडर्न हिस्ट्री में आपने कंटेंट पढ़ा हो, इसके अंदर एंशिएंट इंडिया के अंदर आपने कुछ जो डेवलपमेंट्स हुई थी उनके बारे में पढ़ा हो, तभी तो रिलेट कर पाओगे ज्योग्राफी के साथ। बट यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर आप जो अलग अलग इफेक्ट्स रेलवे के इंट्रोडक्शन के बाद हुए हैं, चाहे आप इंडिया को फोकस में लेकर ले लो, ठीक है, फोकस में इंडिया को ले लो, और जो आपको चीजें लगती हैं कि हाँ ये चेंजेस होंगे, वही तो वर्ल्ड लेवल पर होंगे, उन्हीं को तो वर्ल्ड लेवल पर एप्लीकेट किया जाएगा। अगर हम कहते हैं कि हाँ कल्चरल एक्सचेंज या इकोनॉमिक एक्टिविटी, इस तरह की चीजें विद इन इंडिया हुई जब रेलवेज की इंट्रोडक्शन हुई, वही चीज तो इंटरनेशनल लेवल पर भी हुई होगी अमंग दी अदर कंट्रीज विद इन अ स्पेसिफिक कंट्री। अगर एक्सप्लॉयटेशन की बात करें, एक्सप्लॉयटेशन भी डेफिनेटली और ज्यादा तेज हो गई जब अंग्रेजों का राज था इंडिया के अंदर, तो उस टाइम पर जब इंट्रोडक्शन हुई रेलवेज की तो उसके बाद डेफिनेटली एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो भी काफी तेज हुई। तो जो प्लस हुए वो भी आपको लिखने हैं, माइनस हुए वो भी लिखने हैं। तो इट वाज अगेन एन इजी एंड जनरल क्वेश्चन। डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। अब क्लाइमेट चेंज एक बड़ा कॉमन टॉपिक है जो कि आप जीएस के लिए डेफिनेटली प्रिपेयर करते हो। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस पूछे हुए हैं फूड सिक्योरिटी के ऊपर, स्पेशली इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। कहीं ना कहीं आपका जो ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है वो भी चेक हो रहा है कि आपको पता हो कि भाई ट्रॉपिकल कंट्रीज कौन कौन सी होती हैं, वहां पर किस टाइप की क्रॉप्स वगैरह जो है उगाई जाती हैं, किस टाइप की वेजिटेशन होती है, वो सब चीजें, और उनका रिलेशन कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के साथ, कि क्लाइमेट चेंज का उन पर क्या इफेक्ट हो रहा है। आप बहुत सा कंटेंट करंट में भी इससे रिलेटेड पढ़ते रहते हो। सो करंट की चीजें भी डालोगे, स्टैटिक की चीजें भी डालोगे। करंट की एग्जांपल्स जितनी ज्यादा दोगे उतना ज्यादा अच्छा होता है आपके लिए जब आप जीएस के आंसर्स लिख रहे होते हैं। व्हाई इज द वर्ल्ड टुडे कॉन्फ्रंटेड विद द क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एंड एक्सेस टू फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। अब अगेन इस तरह की चीजें आप न्यूज़पेपर में बहुत पढ़ते हो। आज की डेट के अंदर इस तरह के क्राइसिस क्यों हुए? अब आप ये कहो जी ये स्टैटिक का पार्ट है, स्टैटिक का पार्ट नहीं है, ये स्टैटिक का पार्ट नहीं है। करंट के अंदर किस तरह से आपको क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज के एग्जांपल दे सकते हो, क्योंकि यहां पर वर्ल्ड टर्म यूज की गई है। अगर आप एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक दोगे तो वो एक इनकम्प्लीट आंसर होगा। सो वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज के एग्जांपल दे सकते हो। अगला देखते हैं, हाउ आर द फ्योर्ड्स फॉर्म्ड एंड व्हाई डू दे कॉन्स्टिट्यूट सम ऑफ द मोस्ट पिक्चरेस्क एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। अब ये चीज तो एनसीईआरटी के अंदर भी मेंशन्ड है ये कॉन्सेप्ट तो, और आपको जब ये पता होगा कि ये क्या होता है तो आप बहुत इजीली इसको डिफाइन कर पाओगे। और डेफिनेटली आपको एग्जांपल्स भी देनी चाहिए कि भाई वर्ल्ड में कौन कौन से ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर ये ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर आप बता सकते हो कि कहीं ना कहीं जो माउंटेन रेंजेस हैं, सी है, दोनों के दोनों उस एरिया में होते हैं, नेचुरल वेजिटेशन बहुत ज्यादा होती है, ग्रीनरी बहुत ज्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा अच्छा सा व्यू, नेचुरल व्यू आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा अलग अलग वाइल्ड लाइफ का भी आप कह सकते हो यहां पर भरमार मिलती है आपको। तो ये अगेन इट वाज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू ज्योग्राफी। अभी तक जो 6 क्वेश्चन आए उसमें अगर आप ध्यान दोगे तो जो आपका पहला क्वेश्चन था दैट वाज अ मिक्सचर ऑफ ज्योग्राफी एंड एंशिएंट इंडिया। आप ये नहीं कह सकते आर्ट एंड कल्चर का, तो आर्ट एंड कल्चर अभी तक हमें प्योरली यहां कहीं दिखा नहीं है। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन आपका मॉडर्न हिस्ट्री, थर्ड क्वेश्चन आपका एक जनरल सा क्वेश्चन है जिसको आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ये कोई वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है या ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है या ये जी आप कह सकते हो प्योरली ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। वैसे आप इसको ज्योग्राफी में डाल सकते हो, बट ये एक जनरल सा क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, इट इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी, फिफ्थ वन इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी, सिक्स्थ वन इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी,
सेवंथ, व्हाई इज दिस साउथ वेस्ट मानसून कॉल्ड पूर्वई इन भोजपुर रीजन, कि भाई साउथ वेस्ट मानसून को पूर्वई ईस्टर्ली क्यों कहा जाता है। अगेन अ बेसिक क्वेश्चन, अ बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रिलेटेड टू मानसून, कि भाई वहां पर जो ये मानसून की हवा है वो पूर्व दिशा से आती है तो इसीलिए उसको पूर्वई कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हाउ हैज दिस डायरेक्शनल सीजनल विंड सिस्टम इन्फ्लुएंस द कल्चरल एथोस ऑफ द रीजन। तो आप बता सकते हो वहां के फेस्टिवल्स का एक रेफरेंस देके, वहां के सॉन्ग्स का, पोइम्स का, और भी कल्चर से रिलेटेड जो चीजें हैं कि भाई वो कहीं ना कहीं इससे इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। ठीक है, तो अगेन नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू ज्योग्राफी। डू यू थिंक मैरिज एज अ सैक्रामेंट इज लूजिंग इट्स वैल्यू इन मॉडर्न इंडिया। अच्छा, अब यहां ध्यान देना, इंडियन सोसाइटी अर्बनाइजेशन वगैरह से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आए हैं, ड्रास्टिकली वेटेज बढ़ गई है। अगर आप देखोगे आर्ट एंड कल्चर को निगलेक्ट कर दिया गया है, मॉडर्न हिस्ट्री को ऑलमोस्ट निगलेक्ट कर दिया गया है इस बार, बट इसका मतलब ये नहीं है अगले बार भी कर दिया जाएगा, सरप्राइज एलिमेंट कभी भी आ सकता है। बट फोकस जो ज्यादा है, नियरली 100 मार्क्स की ज्योग्राफी, 105 मार्क्स का आप कह सकते हो इंडियन सोसाइटी एंड अर्बनाइजेशन, 250 में से 205 नंबर तो यही हो गए, जो बचे हुए 45 नंबर हैं वही इधर उधर थोड़े से यूपीएससी ने लगाए हैं। तो कितनी ज्यादा वेटेज चलेगी। और अगर आप ध्यान दोगे तो इंडियन सोसाइटी वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे होते हैं जिनका कंटेंट आप डेली रूटीन में न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हुए कवर करते हो। तो वहां से अगर आप प्रॉपरली चीजों को नोट डाउन करोगे तो आपका इंडियन सोसाइटी जैसा जो एरिया है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। अब ये एक जनरल क्वेश्चन है जो हम आसपास आजकल देखते हैं हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, चीजें भी जो आप आसपास ऑब्जर्व करते हो ना वो उनको भी बहुत अच्छे से कोट कर सकते हो यहाँ पे, कि भाई जो मैरिज है उसकी जो एक वैल्यू है वो मॉडर्न इंडिया के अंदर गिरती चली जा रही है। इसके ऊपर आप अपना वो बताओ ओपिनियन। तो आप जो भी आसपास आजकल चीजें देख रहे हो, डाइवोर्स रेट देख रहे हो या लिव इन रिलेशनशिप वगैरह जैसी चीजें देख रहे हो, वो सब की सब यहां पर मेंशन की जा सकती हैं। एक्सप्लेन व्हाई सुसाइड अमंग यंग वुमेन इज इंक्रीजिंग इन इंडियन सोसाइटी। अगेन सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन, यहां पर अगर आपके ध्यान में कुछ स्टैट्स हो वो आप मेंशन कर सकते हो, और जो भी रीजंस आप कोट कर सकते हो, चाहे रिलेटेड टू करियर, चाहे रिलेटेड टू आप कह सकते हो कि आफ्टर मैरिज जो प्रेशर्स होते हैं जिन घरों के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस होती है, या और भी जो आपके दिमाग में रीजंस आ रहे हैं वो सारे के सारे आप लिख सकते हो। अब जो विमेन एम्पावरमेंट जैसा पार्ट आप अपनी प्रिपरेशन के लिए पढ़ते हो तो उसमें आपको दुनिया भर के रीजंस मिल जाते हैं, तो इसको भी आप कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं कहोगे। अच्छा, अब ये अगेन एक ऐसा इशू जो कि आजकल बहुत कॉमनली आप अपने आसपास देखते हो। सो यूपीएससी अगर आप देखोगे थोड़ा जनरलाइजेशन की तरफ जा रहा है, आपके आसपास जो चीजें हो रही हैं उनके ऑब्जर्वेशन के ऊपर जा रहा है। चाइल्ड कडलिंग इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय मोबाइल फोन्स। आजकल आप देखते हो हर बच्चा जब रोता है तो माँ बाप मोबाइल पे कार्टून लगा के दे देते हैं। तो कहां पहले ये टाइम था कि बच्चा रो रहा है तो माँ बाप प्यार से दुलारते थे और फिर बच्चे को चुप कराते थे, तो कहीं ना कहीं वो एक बॉन्डिंग होती थी। आज की बॉन्डिंग किससे रिलेट हो गई है? मोबाइल फोन से, कार्टून से। एक स्टेटमेंट दी है जो कि हाँ आजकल हम ऑब्जर्व करते हैं। डिस्कस इट्स इंपैक्ट ऑन दी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। डेफिनेटली बहुत फर्क है, बच्चे मोबाइल में ही घुसे रहते हैं तो सोशलाइजेशन पे इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। आप जो हमारी जनरेशन है उसकी अगर पहले की चीजें रिकॉल करोगे और आज की जनरेशन के जो छोटे बच्चे हैं उनकी चीजों को कंपेयर करोगे तो जमीन आसमान का फर्क आता चला जा रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म में एक नेगेटिव इंपैक्ट दिखाएगा ही दिखाएगा। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन? डू यू थिंक सम ऑफ द फीचर्स आर स्टिल प्रिवेलिंग इन इंडियन सोसाइटी? अब ये देखो फिर मिक्सिंग ऑफ टॉपिक्स आ गया। एक तरफ तो दे दिया एंशिएंट इंडिया का पार्ट, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन। एंशिएंट इंडिया से एक क्वेश्चन पूछ लिया, साथ ही दूसरा पार्ट क्या है? अब ये है 15 मार्क्स वाला जो आपको 250 वर्ड्स के अंदर लिखना होता है, ठीक है। डू यू थिंक सम ऑफ द फीचर्स आर स्टिल प्रिवेलिंग इन इंडियन सोसाइटी? इंडियन सोसाइटी मतलब आज की इंडियन सोसाइटी रिकॉल करो। इंडियन सोसाइटी पढ़ के जाओगे तो इंडियन सोसाइटी के कुछ बेसिक्स तो आपके ध्यान में होंगे। तो आज के इंडियन सोसाइटी के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वैदिक सोसाइटी या रिलीजन के टाइम से आई हुई है? कास्ट सिस्टम आपके दिमाग में सीधी एक चीज आती है, ठीक है। वर्शिपिंग आ जाती है, जो आप कह सकते हो हिरार्की है सोसाइटी के अंदर, और पैट्रियार्कल सोसाइटी
जिसको आप बोल देते हो, वो सब चीजें कहां से आई है? इसी टाइम से आई हुई हैं। तो जो भी चीजें आज की डेट में आप ऑब्जर्व करते हो और वहां से रिलेट हो सकती हैं, उसके लिए डेफिनेटली आपको ये मेन फीचर्स पता होने चाहिए जो एंशिएंट इंडिया का पार्ट है, तो आप लिख सकते हो। अगेन इंडियन सोसाइटी एंड एंशिएंट इंडिया मिक्सिंग, जो कि एक नई चीज ऑब्जर्व करने को मिल रही है। सो यूपीएससी आपसे ये चाहता है कि अलग अलग टॉपिक्स को आप इंटरमिक्स करो। अब इसी तरह से फ्यूचर के लिए आप अपने जब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो इंटर रिलेट करके चीजों को प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सिमिलर, व्हाट वर द मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। अब आपका सल्तनत पीरियड, ये इन्होंने मिडिएवल इंडिया को टच कर दिया, पहले एंशिएंट इंडिया को टच किया, अब मिडिएवल इंडिया को टच कर दिया। अब उसी का ही इंपैक्ट अब इंडियन सोसाइटी पे, हाउ डिड दोज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन्फ्लुएंस द इंडियन सोसाइटी। वहां पर भी ये पूछा हुआ था कि तब के एंशिएंट इंडिया के वो फीचर्स ने आज की इंडियन सोसाइटी पे कैसे इंपैक्ट डाला, और ये जो सल्तनत पीरियड के अंदर मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए, इसके लिए आपको ये एंशिएंट इंडिया का पार्ट पता होना चाहिए। उन्होंने किस तरह से जो है इंडियन सोसाइटी को इंपैक्ट किया, ठीक है। हाउ डिड द कॉलोनियल रूल इफेक्ट द ट्राइबल्स इन इंडिया एंड व्हाट वाज द ट्राइबल रेस्पॉन्स टू द कॉलोनियल ऑपरेशन। अब ये जो है डायरेक्ट क्वेश्चन है फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री, ये मॉडर्न हिस्ट्री का डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये काफी कॉमन क्वेश्चन भी है। पीवाईक्यूज के अंदर भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो पीवाईक्यूज अगर आपने अच्छे से किए होंगे तो इस क्वेश्चन को आप देख के खुश होगे, इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। यही इंपॉर्टेंस होती है आपकी पीवाईक्यूज की। कमेंट ऑन द रिसोर्स पोटेंशियल्स ऑफ द लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। 7500 किलोमीटर के आसपास की कोस्ट लाइन है, तो उसके जो रिसोर्स पोटेंशियल है आपको पता ही है। आप विंड एनर्जी हार्नेस कर सकते हो, सोलर एनर्जी हार्नेस का, सोलर एनर्जी के लिए तो खैर कोस्ट लाइन का कुछ ऐसा लेना देना नहीं है, बट आप मेंशन कर सकते हो उसके अंदर। उसके अलावा पोर्ट्स के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए उसको यूज किया जा सकता है। और भी जो आपके दिमाग में चीजें आती हैं वो सारी की सारी रिलेटेड टू कोस्टल एरियाज, जो रिसोर्सेज से रिलेटेड हो, जो अलग अलग टाइप के मिनरल्स हैं, ठीक है, वो भी मेंशन किए जा सकते हैं। एंड हाईलाइट द स्टेटस ऑफ नेचुरल हैजर्ड प्रिपेयर्डनेस इन दीज एरियाज। अब ये आपके जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाला आपका पार्ट होता है पेपर 3 का, अब ये जरूरी नहीं है कि आप लिखो उसके लिए तो मैंने पेपर 3 की तैयारी की थी तो मैं उसको यहां मेंशन नहीं करूंगा। सो यू शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ कि वो कंटेंट अगर आपने वहां के लिए पढ़ा था बट उससे रिलेटेड यहां चीज आ गई। और हर साल हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट ऐसे टॉपिक्स हैं, और एनवायरमेंट भी, जिससे आप क्लाइमेट चेंज जैसी चीजों की जब बात करते हो, एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वो ज्योग्राफी से रिलेट होकर डेफिनेटली आते ही आते हैं, और ये भी ऐसा ही एक क्वेश्चन है। सो अगेन नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। वेरी इजी क्वेश्चन, अगेन वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ये टॉपिक तो आपका डायरेक्टली एनसीईआरटी में भी दे रखा है। Assess the significance of wildlife sanctuaries in rainforest regions of India। अब ये चीजें तो हम डेफिनेटली पढ़ के जाते ही हैं जब हम अपने ज्योग्राफी की प्रिपरेशन करते हैं। सो देख रहे हो आप जो बीच में जो क्वेश्चंस हैं कुछ तो डायरेक्ट हैं जो कि आपके स्टैंडर्ड टॉपिक से, स्टैंडर्ड कंटेंट से रिलेटेड है। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आसपास जो चीजें हो रही हैं वहां से आए हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपकी ये कैपेबिलिटी असेस की जा रही है कि क्या आप अलग अलग जो चीजें आपने पढ़ी हैं उनको लिंक कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। व्हाई डिड ह्यूमन डेवलपमेंट फेल टू कीप पेस विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। अब इसके अंदर आप एजुकेशन को मेंशन कर सकते हो, हेल्थ केयर को मेंशन कर सकते हो, जेंडर इनइक्वालिटी को मेंशन कर सकते हो, ठीक है। जो भी इश्यूज आपको लगता है जिनकी वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट इतनी तेजी से नहीं बढ़ी, आप स्किल डेवलपमेंट को मेंशन कर सकते हो। सो जो भी पॉइंट्स आपके दिमाग में आते हैं वो यहां लिख सकते हो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ओवरऑल जीडीपी बढ़ती चली जा रही है बट ह्यूमन डेवलपमेंट उस लेवल पर नहीं बढ़ी, ठीक है। फ्रॉम बीइंग, जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ते हो ना उनके अंदर कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने बड़े जरूरी होते हैं। कीवर्ड्स आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो आप अपना आंसर कंप्लीटली नहीं लिख सकते। जैसे यहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट एक कीवर्ड हो गया, और फेल तो चलो वो तो सिंपल एक है ही चीज कि हमने बताना कि फेल की हुई। टू कीप पेस विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, कीप पेस।
कि उसकी पेस पर वो चीज क्यों नहीं हो पाई। फ्रॉम बीइंग नेट फूड इंपोर्टर इन 1960s, इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ नेट फूड एक्सपोर्टर टू द वर्ल्ड। प्रोवाइड रीजंस कि किस तरह से इंडिया जो है नेट फूड एक्सपोर्टर बना। अब अगेन दिस इज ऑल्सो समथिंग रिलेटेड टू योर बेसिक कंटेंट। ग्रीन रेवोल्यूशन की हम बात कर सकते हो, हाई यील्डिंग वैरायटीज की बात कर सकते हो, गवर्नमेंट ने किस तरह से टेक्नोलॉजी के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया उसकी बात कर सकते हो, इरिगेशन की बात कर सकते हो, क्रॉपिंग पैटर्न की बात कर सकते हो, क्रॉप रोटेशन, ये वो सब चीज़ें, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो हमने अलग अलग एक तरह से ये कह सकते हो किसानों को एडवाइस किया कि भाई आप ये जो क्रॉप है उसको उगाओ एरिया के हिसाब से, कि भाई किसी एरिया के अंदर कोई क्रॉप जो है ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि हर सॉइल का जो न्यूट्रिशन होता है वो अलग होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अलग होते हैं, और जो ग्राउंड वाटर टेबल होता है, जो उसका लेवल होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। अगला है डज अर्बनाइजेशन। अब अर्बनाइजेशन इसमें कीवर्ड हो गया, लीड टू मोर सेग्रीगेशन एंड और मार्जिनलाइजेशन ऑफ द पुअर इन इंडियन मेट्रोपोलिसेस। कि भाई अर्बनाइजेशन से क्या पुअर और ज्यादा सेग्रीगेट हो जाता है और ज्यादा मार्जिनलाइज हो जाता है। अब बेसिक क्वेश्चन रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन है। अब इन्होंने आपसे पूछा है, इसका वन साइडेड आंसर इस तरह के क्वेश्चन का नहीं देना चाहिए। कुछ प्लस पॉइंट भी होते हैं जब अर्बनाइजेशन होती है, तो पुअर्स के लिए कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं जो भी आपके दिमाग में आती हैं वो आप एनलिस्ट कर सकते हो। अर्बनाइजेशन होगा, हेल्थ केयर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंप्रूव होगा, ठीक है, राइट टू एजुकेशन के तहत जो स्कूल हैं उनकी आप बात कर सकते हो, जो भी आपके दिमाग में चीज़ें आती हैं। स्किल डेवलपमेंट की बात कर सकते हो, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर सकते हो, वो प्लस पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट जो आपके दिमाग में आते हैं वो आप बात कर सकते हो कि अर्बनाइजेशन की वजह से जो है पुअर्स के लिए जो आप कह सकते हैं अकोमोडेशन, लिविंग अकोमोडेशन, उसकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं इट गिव राइज टू स्लम एरियाज, ठीक है। अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरफ जो है ज़्यादा अवेलेबल है, तो कई बार प्राइवेट अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो कॉस्टली बहुत है, जो पुअर अफोर्ड नहीं कर सकते। सो कई बार पुअर और रिच में गैप पड़ना भी शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो बढ़ती हैं, कॉम्पिटिशन भी बढ़ जाता है, तो उसके लिए स्किल भी चाहिए, तो सरकार को जो है स्किल डेवलपमेंट पे भी पुश करना चाहिए। सो इस तरह की चीजें। वाई इज कास्ट आइडेंटिटी इन इंडिया बोथ फ्लूइड एंड स्टैटिक। अब पहली बारी में ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा कि है क्या इसका मतलब। ध्यान से, इस तरह का क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन है बट ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन होता है। जब कोई क्वेश्चन यहां समझ में आए उसको तोड़ के समझने की कोशिश करो। वाई इज कास्ट आइडेंटिटी, ठीक है, कास्ट आइडेंटिटी इन इंडिया। अब कास्ट आइडेंटिटी क्या होता है कि भाई आप एक ग्रुप ऑफ पीपल को उनकी कास्ट के हिसाब से आइडेंटिफाई करते हो। इन इंडिया बोथ फ्लूइड एंड स्टैटिक। स्टैटिक का क्या मतलब हुआ कि एक चीज जैसी है वैसी ही है, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। फ्लूइड क्या होता है, एक डायनामिक चीज जिसके अंदर चेंजेस आए। तो कास्ट आइडेंटिटी इन इंडिया बोथ फ्लूइड एंड डायनामिक, फ्लूइड एंड स्टैटिक। इसका क्या मतलब हुआ कि कास्ट आइडेंटिटी के अंदर कुछ फीचर्स तो ऐसे हैं जो कि स्टैटिक हैं, विद टाइम वो चीजें चेंज नहीं हो पाई, बट कुछ चीजें हैं जो चेंज भी हुई हैं। तो आपको एग्जांपल के साथ कोट करना पड़ेगा कि इस तरह से जो है इन केसेस के अंदर चेंजेस नहीं आए हैं, पुराने टाइम से जो चीजें चलती आ रही हैं वही चलती आ रही हैं। आप इसके अंदर पॉलिटिकल सिस्टम की भी बात कर सकते हो कि जो वोट बैंक है आज भी कहीं ना कहीं कास्ट आइडेंटिटी के बेसिस पे इन्फ्लुएंस किया जाता है। उसके अलावा आप ये बात कर सकते हो कि जिस तरह से एजुकेशन बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं जो एक रिजिड कास्ट आइडेंटिटी थी, स्टैटिक कास्ट आइडेंटिटी थी, वो कहीं ना कहीं चेंज भी हो रही है कुछ चीजों के अंदर। वुमेन एम्पावरमेंट से कहीं ना कहीं वो डायनामिज्म आ रहा है। सो अलग अलग पॉइंट्स आपके दिमाग में आ जाएंगे एक बार जब आपने क्वेश्चन का मीनिंग समझ लिया। इसी तरह से जो लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ पोस्ट लिबरल इकोनॉमी, ठीक है, जब लिबरलाइजेशन हुई उसकी बाद की इकोनॉमी पूछा हुआ है, ऑन एथनिक आइडेंटिटी एंड कम्युनलिज्म। सो जब लिबरलाइजेशन हुई है, ग्लोबलाइजेशन हुई है, प्राइवेटाइजेशन हुई है, तो डेफिनेटली जब ग्लोबलाइजेशन होती है तो
एथनिक ग्रुप्स के ऊपर, कम्युनिटीज के ऊपर तो एक फर्क पड़ता ही है, कल्चर की इंटरमिक्सिंग होती है डेफिनेटली, और भी जो दूसरे इम्पैक्ट्स होते हैं इस चीज के, चाहे वो हेल्थ केयर की बात कर लो, चाहे एजुकेशन की बात कर लो, ठीक है। सो वो सब फैक्टर्स जो है आपको यहाँ पर डिस्कस करने थे, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जब डिस्कस करने को बोला है तो बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सिर्फ एक साइड डिस्कस करोगे तो वो एक इनकम्प्लीट आंसर होगा। सो अगर आप देखोगे ओवरऑल पेपर, कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे कि पता नहीं कहां से आगे मुश्किल क्वेश्चन है। ओवरऑल पेपर ठीक था, अटेम्प्टेबल था, बट यस आपकी एक डायनामिक सोच बहुत मैटर करती है। फटाफट एक बार जीएस पेपर 2 पे भी नजर मारते हैं। जीएस पेपर 2 के अंदर क्वेश्चंस देखते हैं किस टाइप के आए हैं। पहला क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ प्री रिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये जब आप एक बेसिक्स पढ़ोगे, चाहे एम लक्ष्मीकांत जैसे बुक से भी पढ़े हैं, तो क्यों नहीं लिख सकते इसका आंसर। अगर भाई जुडिशियल इंडिपेंडेंस होगी तभी तो आप ये चीज इंश्योर कर पाओगे कि वाकई प्रैक्टिकल डेमोक्रेसी है। और कौन गारंटी करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन करेगा। सो आप इसमें अलग अलग फंडामेंटल राइट्स की बात कर सकते हो, ठीक है, जो एक चेक एंड बैलेंस रखने वाली चीज है। लेजिस्लेटिव मशीनरी और जो आपके एग्जीक्यूटिव मशीनरी होती है उनके बीच में चेक और बैलेंस रखने वाली चीज, उसकी बात कर सकते हो। सो कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की यहां बात कर सकते हो, ठीक है। जुडिशियल एक्टिविज्म की भी यहां बात की जा सकती है। सो वो सब चीजें यहां डिस्कस की जा सकती हैं। तो कई बार हम स्टेटमेंट को पढ़ के घबरा जाते हैं, बट स्टेटमेंट इतनी कॉम्प्लिकेट असल में नहीं होती। कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ प्री रिक्विजिट। अब आपसे यूपीएससी ये नहीं एक्सपेक्ट करता ऐसा एग्जैक्टली स्टेटमेंट आपने कहीं पढ़ा हुआ हो, वो आपसे ये एक्सपेक्ट करता है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसका आंसर लिख सकते हो। हु आर एंटाइटल्ड टू रिसीव द फ्री लीगल एड, assess the role of National Legal Services Authority in rendering free legal aid। अब इससे रिलेटेड अगर आपको ध्यान हो, प्रीलिम्स में भी इस बार क्वेश्चन आया था। सो उसी से रिलेटेड एक मेंस में क्वेश्चन आ गया, और ये कंटेंट डायरेक्टली आपके एम लक्ष्मीकांत में दे रखा है। अगर आप देखोगे एम लक्ष्मीकांत के अंदर आपको मिल जाएगा। सो बेसिक अगर आपने, मैं ये नहीं बोलूंगा कि एम लक्ष्मीकांत मेंस के लिए सफिशिएंट है, मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आप एम लक्ष्मीकांत से अटेम्प्ट कर सकते थे। और बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जब आपने एम लक्ष्मीकांत से अपने बेसिक्स कवर कर लिए, ठीक है, उसके बाद आपने जब न्यूज़पेपर पढ़ा, दोनों चीजों को इंटर रिलेट किया और अच्छे अपने नोट्स भी बना रखे हैं, तो वो चीजें वहां से कर पाओगे। बहुत सी चीजें इस पेपर के अंदर, बाकी पेपर के अंदर आपको करंट से कवर करनी होती है। द स्टेट्स इन इंडिया सीम रिलक्टेंट टू एम्पावर अर्बन लोकल बॉडीज बोथ फंक्शनली एज वेल एज फाइनेंशियली। अब पीवाईक्यूज में भी कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं कि भाई जो लोकल लेवल पर गवर्नमेंट होती है, लाइक पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, उनके एक तो कह सकते हो फंक्शनैलिटी जो होती है कहीं ना कहीं एक लिमिटेड होती है कि बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स नहीं होते जिनके ऊपर वो कोई कानून बना सकें या कोई एक्शन ले सकें, और दूसरा फंडिंग की भी कमी होती है। सो ये क्वेश्चन पहले भी पीवाईक्यूज में आ रखे हैं, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि पीवाईक्यूज आपको देखने बड़े जरूरी हैं। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द ब्रिटिश एंड इंडियन अप्रोचेस टू पार्लियामेंट सॉवरेनिटी। अब पीवाईक्यूज जब आप देखते हो तो उसमें इंडिया का, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का, यूके का कॉन्स्टिट्यूशन, कई बार कंपैरिजन पे क्वेश्चन आ रखा है। तो आपकी ऑब्वियसली एक ड्यूटी बनती है कि आप दोनों का जो कंपैरिजन है पहले ही उसको प्रिपेयर करके रखो। अगर आपने वो प्रिपेयर करके रखा होगा तो आपको पता होगा कि भाई जो यूके है वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोडिफाइड नहीं है। कोडिफाइड नहीं है का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो अलग अलग प्रोविजंस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आप कह सकते हो, वो अलग अलग टेक्स्ट में बिखरे हुए हैं। जैसे इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक जगह में पता है दिस इज द मेन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां से हम चीजें समझते हैं, डिराइव करते हैं और जिसके बेसिस पे कोई भी कानून बनता है या असेस किया जाता है। बट वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पर आप कहीं ना कहीं देखते हो कि पार्लियामेंट जो है वो एक मेन चीज बन जाती है, और पार्लियामेंट ने जो कोई एक्ट बनाया, ठीक है, उसको जो वहां की जुडिशरी है वो भी एक लेवल तक ही असेस कर सकती है। जैसे इंडिया के अंदर आप देखते हो जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत ज्यादा है, ठीक है,
और पूरा एक चेक रखते हैं, कई बार नल एंड वॉइड कर देते हैं एक्ट, वहां पर ऐसी चीज नहीं हो सकती, वहां पर एक लिमिटेशन है उस चीज के ऊपर। सो वो सब चीजें आप पढ़ते हो, अगर आपने पीवाईक्यूज में देखा हो कि हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपने ये कंटेंट प्रिपेयर किया होगा। सो जिस बच्चे ने पीवाईक्यूज देखे होंगे वो ये क्वेश्चन भी इजीली अटेम्प्ट कर पाएगा, ये क्वेश्चन भी इजीली अटेम्प्ट कर पाएगा। ये तो इस बार के प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड आया था, और ये एक जनरल सा क्वेश्चन था जो कि एक कोई भी बेसिक जिसने कवर किया वो कर सकता है। Discuss the role of presiding officers of state legislature in maintaining order and impartiality in conducting legislative work and facilitating best democratic practices। अब ये क्वेश्चन आप लैम लक्ष्मीकांत अगर आपने पढ़ी आप कर सकते हो, क्योंकि आपके जो स्टेट लेजिस्लेचर के स्पीकर हैं उससे रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है। स्पेसिफिक टर्म स्पीकर नहीं इन्होंने यूज की हुई कि जब स्पीकर की एब्सेंस के अंदर कोई और प्रिजाइड कर रहा है तो वो भी एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही हो गया, बट वो जो बेसिक फंक्शनैलिटी है, अगर आपने लोकसभा का स्पीकर भी पढ़ा हुआ है तो वहां से भी चीजें डिराइव कर सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की ही होती हैं। सो अगेन नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस हैज बीन द इनएडिक्वेट अटेंशन पेड टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन इंडिया, सजेस्ट मेजर्स दैट कैन एड्रेस दिस इनएडिक्वेसी। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में पेपर 1 के अंदर भी क्वेश्चन आया था, यहां पर भी आ गया। तो यहाँ पे अगेन क्या क्या बात हो सकती है कि भाई अगर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहले उनकी हेल्थ सही रहनी चाहिए, तो हेल्थ केयर की बात हो सकती है। उनके एजुकेशन का ध्यान रखना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जेंडर इनइक्वालिटी को एड्रेस करना चाहिए। सो वो बेसिक से कुछ एक चीजें होती हैं जो आप एसए के लिए भी तैयार करते हो, बाकी जनरल क्वेश्चंस के लिए भी तैयार करते हो, वो इस टाइप के क्वेश्चंस में यूज हो जाती हैं। अब ये क्वेश्चन आप कहोगे कि ये जी इसका कुछ कंटेंट पेपर 1 से या पेपर 3 से आ रहा है, उसमें क्या है, आपने क्वेश्चन को देखना, आपने ये नहीं देखना पेपर कौन सा है, आपने ये देखना क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसको समझते हुए आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। डिस्कस द रोल ऑफ Competition Commission of India in containing the abuse of dominant position by the multinational corporations in India. Refer to the recent decisions. अब recent example कुछ questions में तो यूपीएससी आपको कह देता है कि दो, बट जिसमें नहीं भी कहता, अगर आप कोई कोट कर सकते हो तो डेफिनेटली करो। अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर बहुत सी न्यूज आती रहती हैं, तो ऑब्वियसली आप इसके बारे में पढ़ोगे जब आप न्यूज पेपर के अंदर इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हो। और इसके अलावा अगर लेटेस्ट एडिशन ऑफ एम लक्ष्मीकांत की बात करें तो शायद उसमें ये इंक्लूडेड भी है। अगर नहीं भी हो कोई ऐसी चीज इंक्लूडेड, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी है, आपको उसके रोल्स नहीं समझ में आते हैं या नहीं पता है, तो डेफिनेटली आप एक्सप्लोर करोगे गूगल से। और रिसेंट एग्जांपल्स लाइक गूगल के केस में, अमेजॉन फ्लिपकार्ट के केस में जो इनका ऑर्डर था या डायरेक्शंस थी उनको कोट कर सकते हो। ई गवर्नेंस के ऊपर एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, एज अ क्रिटिकल टूल ऑफ गवर्नेंस हैज असर्ड इन इफेक्टिवनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट्स, व्हाट इनएडिक्वेसीज हैम्पर्स द एनहांसमेंट ऑफ दीज फीचर्स। अब ई गवर्नेंस एक स्पेसिफिक टॉपिक दे रखा है, अब जो टॉपिक अलग से दे रखा हो आपके सिलेबस के अंदर और जिस पे रिपीटेड क्वेश्चंस भी आते हो, वैसे क्वेश्चन ना भी आया हो, टॉपिक मेंशन्ड आपके सिलेबस में, उसके ऊपर तो आप अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर करके रखो कि भाई इसके ऊपर तो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। और ई गवर्नेंस इज समथिंग जो आपके पीवाईक्यूज में भी है। सो ये भी एक कोई सरप्राइजिंग क्वेश्चन नहीं था, सीधा क्वेश्चन था। वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ द एससीओ, Shanghai Cooperation Organization. In the light of the above statement, point out the role of India in mitigating the problems. अब अगर आप कहोगे यार ये स्टेटमेंट तो मैंने ऐसी कहीं पढ़ी नहीं, बाई चांस हमने नहीं पढ़ी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ एससीओ, कॉमन सेंस लगा लिया करो। वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ कि भाई जहां पर मल्टीपल कंट्रीज हैं या मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस हो, वहां पर अगर उनकी रजामंदी ना हो किसी एक इशू के ऊपर, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट है। तो कॉन्फ्लिक्ट की बीमारी जो है वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि एससीओ की फंक्शनिंग को इफेक्ट कर रही है। बट इंडिया जो है कहीं ना कहीं जो ये प्रॉब्लम्स हैं, जो कह सकते हैं हम कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको कम करने में या साइडलाइन करने में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। तो आप अलग अलग एग्जांपल्स दे सकते हो कि किस तरह से इंडिया अपनी एक न्यूट्रल पोजीशन की वजह से या अपनी एक जो स्ट्रेटेजिक जो उनकी पॉलिसी है, अपनी एक डिप्लोमेसी की वजह से उन इश्यूज को
मिटिगेट कर रहा है। तो एग्जांपल्स के साथ यहां मेंशन कर सकते हो। क्वेश्चन समझ में आ गए तो क्वेश्चन ये कुछ भी नहीं है। इंडियन डायस्पोरा हैज स्केल्ड न्यू हाइट्स इन द वेस्ट, डिस्क्राइब इट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स फॉर इंडिया। अब आप अगेन कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज, ठीक है, जो कि इंडियन ओरिजिन की हो, वो अच्छी लेवल पर अगर पहुंचे हैं, लाइक ऋषि सुनक की आप एग्जांपल दे सकते हो, यूएस के अंदर विवेक रामास्वामी की आप एग्जांपल दे सकते हो, जिनका नाम इतना ज़्यादा आ रहा है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। उसके अलावा अलग अलग जो बिजनेसमैन है, कोई अगर मिनिस्टर बना हुआ है किसी गवर्नमेंट के अंदर, आप गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई की एग्जांपल दे सकते हो। सो इन सब की एग्जांपल दे सकते हो, एग्जांपल कोट करोगे वो आंसर को आपका अच्छा बनाएगा। उसके अलावा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बेनिफिट्स, इकोनॉमिक बेनिफिट्स एनलिस्ट कर दो कि भाई बाहर से पैसा आएगा, जितने ज़्यादा बाहर गया हुआ है कोई इंडियन कमा रहा है तो डेफिनेटली अगर उसकी फैमिली पीछे है तो पैसा इंडिया में वापस से भेजेंगे। उसके अलावा डेफिनेटली जो रिलेशंस होते हैं, अगर एक कोई इंडियन ओरिजिन का इंसान किसी एक कंट्री का हेड बना हुआ है तो कहीं ना कहीं एक चांसेस होते हैं, हमेशा एक हम ये नहीं कह सकते गारंटी के साथ, बट एक चांसेस होते हैं कि दोनों के बीच में जो रिलेशंस हैं ऑन एवरी एस्पेक्ट इंक्लूडिंग इकोनॉमिक एस्पेक्ट बेटर होंगे। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेके चीजें आप मेंशन कर सकते हो, पॉलिटिकल बेनिफिट्स की बात कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये 10 मार्कर्स आपके खत्म हो गए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ लिविंग इंस्ट्रूमेंट विद कैपेबिलिटीज ऑफ इनॉर्मस डायनामिज्म। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन मेड फॉर अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। इलस्ट्रेट विद स्पेशल रेफरेंस टू द एक्सपेंडिंग हॉरिजन्स ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब इस तरह के क्वेश्चन के अंदर आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट्स, केस लॉज वगैरह कोट करने चाहिए। उनके थ्रू आप बता सकते हो कि किस तरह से, ऐसा नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक लाइन लिखी हुई है उसी को ही बस एक स्टैटिक रूप से देख के ही जो पूरा सिस्टम है वो चलेगा या कानून है वो बनाए जाएंगे। बट जैसे जैसे टाइम इवॉल्व हो रहा है उस तरह से उसकी इंटरप्रिटेशन भी चेंज होती गई है। अलग अलग जजमेंट्स के थ्रू आप एग्जांपल दे सकते हो कि यहां पर इन्होंने स्पेसिफिकली लिख दिया राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि इस पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट की ही इंटरप्रिटेशन अलग अलग केसेस में किस तरह से चेंज हुई है, किन किन चीजों को इसके मतलब अम्ब्रेला के अंदर लाया गया। अगला है एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव्स ऑफ जेंडर जस्टिस विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड केस लॉज। अब इसमें जो की टर्म है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव्स, जेंडर जस्टिस। ठीक है, और बताना किसकी हेल्प से है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो जो प्रोविजंस रिलेटेड टू जेंडर जस्टिस हैं, जो भी आपके दिमाग में आती हैं चीजें, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट्स के अंदर आ जाएगी सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, उसके बाद जो भी आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर कोई इस तरह की चीज रिकॉल होती है, कोई और प्रोविजन रिकॉल होता है, वो सब मेंशन कर सकते हो। अलग अलग जो जजमेंट्स हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, ऑनरेबल किसी भी हाई कोर्ट की, वो सब यहां मेंशन कर सकते हो। अगला है अकाउंट फॉर द लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजिंग आर्टिकल 356 बाय यूनियन गवर्नमेंट सिंस मिड 1990s। कि मिड 1990s के बाद आर्टिकल 356 को जो यूज करने की फ्रीक्वेंसी है वो काफी रिड्यूस हो गई है। जो यूनियन गवर्नमेंट जो है आर्टिकल 356 इन्वोक कर देती थी, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल आ जाता था, वो जो आर्टिकल 356 का यूज है वो काफी रिड्यूस हो गया है। इसके पीछे के जो लीगल और पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं वो आप बताओ। डेफिनेटली जब आपने आर्टिकल 356 पढ़ा होगा तो कुछ बैकग्राउंड, कुछ एग्जाम्पल पास की पढ़ी होंगी, उनको आप कोड कर सकते हो पहले बैकग्राउंड देने के लिए। उसके बाद जो है आप कॉमन सेंस से लीगल और पॉलिटिकल फैक्टर सोच सकते हो। लीगली आप ये सोच सकते हो कि भाई आज की डेट के अंदर जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ऐसा तो है नहीं कि छोटी सी किसी मुद्दे के ऊपर या छोटी सी पॉलिटिकल रीजन के बेसिस पे अगर यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर इस तरह का आर्टिकल इन्वोक कर देगी और उसके पीछे कोई सॉलिड बेसिस ना हुआ तो बहुत जल्दी ही वो वापस चीज़ जो है कह सकते हो आप रिवोक हो जाएगी। जुडिशरी कहीं ना कहीं उसमें इंटरफेयर कर देगी। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको भी पता है कि भाई इसके लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं इलेक्शंस के अंदर। सो आप कह सकते हो
पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर मेच्योरिटी थोड़ी ज़्यादा आई है, मीडिया बहुत ज़्यादा अब एक्टिव है, चीज़ें बहुत तेज़ी से हाईलाइट होती हैं, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि एक्टिव है, उसकी वजह से चीज़ें बहुत हाईलाइट हो सकती हैं। तो बहुत से फैक्टर्स इस तरह के आप कॉमन सेंस से इंक्लूड कर सकते हो। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स फॉर वुमेन्स इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया। अब ये सिविल सोसाइटी के ऊपर क्वेश्चंस पहले भी आ रखे हैं और ये कहीं ना कहीं जो विमेन एम्पावरमेंट है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसका कंटेंट भी लिखना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अब ये वही चीज़ें हैं कि आप कंटेंट प्रिपेयर करके PYQs अच्छे से करते हो नहीं करते हो, उस चीज़ों पे ये चीज़ें बहुत डिपेंड कर जाती हैं। आइसोलेशन में कोई चीज़ देखोगे कई बार आपको डिफिकल्ट लगेगी क्योंकि आपने अभी उसको प्रिपेयर नहीं किया। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब आपको पता होना चाहिए इट इज़ रिलेटेड टू GST। उन्होंने डायरेक्टली नहीं पूछा GST, उन्होंने पहले ये टेस्ट करने के लिए पूछ लिया कि भाई आपको ये पता है कि 101 जो अमेंडमेंट थी वो कौन सी थी। अब यही नहीं पता तो आप क्वेश्चन में ब्लैंक हो। टू व्हाट एक्सटेंट डज इट रिफ्लेक्ट द अकोमोडेटिव स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। तो GST के अंदर आपको कुछ बेसिक प्रोविजंस पता होने चाहिए। यहाँ पर आप GST काउंसिल का मेंशन कर सकते हो कि GST काउंसिल के अंदर किस तरह से सेंटर और जो स्टेट हैं दोनों मिल के डिसीजंस लेते हैं कोई भी चेंजेस करने हो, ठीक है, प्रोविजन के अंदर। सो प्रोविजंस ऑफ GST के रिगार्डिंग आपको पता अगर होगा तो आंसर लिख लोगे। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी सिस्टम। अब ये बेसिक क्वेश्चन है जो आप M लक्ष्मीकांत पढ़ोगे वहां पर भी कवर्ड होगा। हाउ फार हैव द फाइनेंशियल कमिटीज हेल्प्ड इन द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि ये जो कमिटीज हैं चेक रखती हैं कि भाई पिछले साल जो बजट एलोकेट हुआ था वो कैसे यूज हुआ, कैसे नहीं यूज हुआ, ठीक है, जिस पर्पस के लिए दिया गया था उसी पर्पस के लिए यूज हुआ कि नहीं, जो प्रेजेंट डिमांड है वो उसके बेसिस क्या है। तो वो सब चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हो। पहले फीचर डिस्कस करोगे, उसके बाद ये भी डिस्कस करोगे कि कमजोरियां क्या हैं, कि भाई इनकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो बाइंडिंग नहीं है, तो वो अपने आप में वो चीज़ वीक कर देती है। सो प्लस और माइनस दोनों यहाँ पर आपको डिस्कस करने होंगे। डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्कीम्स फॉर दी वनरेबल बाय इट्स नेचर आर डिस्क्रिमिनेटरी इन अप्रोच। डू यू एग्री, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब बैलेंस आंसर लिखना होगा आपको। एक तो आपको ये बताना होगा कि हाँ कि भाई डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर इसलिए क्योंकि एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को टारगेट करने के लिए वो स्कीम है, बट एट द सेम टाइम क्योंकि उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अपग्रेड करवाना जरूरी है इसीलिए वो टारगेटेड चीज है, ठीक है। तो मैं एक दो पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर रहा हूं बट इलेबोरेटिव वे में तो आपको आंसर खुद लिखना होगा। वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग कि पैटर्न किस तरह का आया, किस टाइप के क्वेश्चंस आए। Skill development programs have succeeded in increasing human resources supply to various sectors. एग्री करते हो, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से स्किल एनहांसमेंट तो हुई है ह्यूमन रिसोर्स की, तो उससे डेफिनेटली जो नंबर ऑफ पीपल अलग अलग सेक्टर्स के लिए चाहिए अवेलेबल होंगे जो वो बढ़ जाएंगे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट एनालाइज द लिंकेजेस बिटवीन एजुकेशन, स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पर आपको वो मुद्दा भी लाना होगा कि भाई सप्लाई बढ़ गई, कई बार उतनी डिमांड होती नहीं है तो कहीं ना कहीं वो अनएम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है। और एजुकेशन अकेली सिर्फ ज़रूरी नहीं है, स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो इन तीनों के बीच में जो है लिंक जो है वो आपको अलग अलग एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करना होगा। उसके बाद आपका एक्सपेंशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेटो एंड स्ट्रॉन्गर US यूरोप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वर्क्स वेल फॉर इंडिया। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस स्टेटमेंट, गिव रीजंस एंड एग्जांपल्स टू सपोर्ट योर आंसर। अब आप एक पर्टिकुलर स्टैंड नहीं ले लोगे कि हाँ ये सही, ओवरऑल बिल्कुल ही सही है, या ये नहीं कह दोगे ये नेगेटिव है मैं नहीं एग्री करता। प्लस भी बताओगे कि हाँ ये प्लस पॉइंट है कि चाइना की जो अग्रेसिव पॉलिसी है उसको कहीं ना कहीं ये कंटेन करने के लिए अच्छी चीज़ है, ठीक है। और जो आपके दिमाग में फैक्टर्स आए वो आप लिख सकते हो। नेगेटिव चीज़ आप ये लिख सकते हो कि रीजन के अंदर, ठीक है, एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर थोड़ी इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है, वॉर के चांसेस भी हो सकते हैं। आज की डेट में कहीं भी वॉर लगेगी तो ये नहीं है कि इफेक्ट सिर्फ वो कंट्री होगी। यूक्रेन रशिया वॉर के अंदर आप देख रहे हो पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट पड़ा है, बहुत चीज़ों में इम्पैक्ट पड़ा है, इंडिया के अंदर भी उन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ा है। तो वो सब चीज़ें आप लिख सकते हो। इंडिया रशिया के रिलेशंस की बात कर सकते हो कि कहीं ना कहीं जो ऑल टाइम पार्टनर है इंडिया का रशिया, ठीक है,
उसके साथ रिलेशंस मेंटेन करने में भी एक चैलेंज आ सकता है इसकी वजह से इन फ्यूचर। ठीक है, अभी भी हम देख रहे हैं कितनी वो चैलेंजिंग सिचुएशन है दोनों साइड एक बैलेंस बना के रखना, बट इन फ्यूचर जैसे जैसे ये चीज़ बढ़ेगी वो भी एक चैलेंज आ सकता है। सो दोनों साइड अगर इंडिया को रिलेशंस बना के रखने हैं सो वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। सो इस टाइप की चीज़ें यहाँ डिस्कस की जा सकती हैं। सी इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कॉस्मोस, डिस्कस इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट द रोल ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट एंड एनहांसिंग मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब इसके लिए आपको इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। पहले आप ये जो लाइन दे रखी है इसको फर्स्ट पैरा के अंदर जस्टिफाई कर दो, उसके बाद इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शंस हैं, जो पावर्स हैं, उसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड दे दो और उसके हिसाब से ही आप बता दो कि हाँ ये फंक्शंस यूज करके ये जो IMO है एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन भी करती है कि किस तरह से इन्होंने स्टैंडर्ड्स फिक्स कर रखे हैं कि भाई कोई शिप है वो मतलब पॉल्यूशन स्टैंडर्ड उसके लिए फिक्स कर रखे हैं। उसके अलावा जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करने के लिए भी स्टेप्स उठाते हैं, पायरेसी वगैरह की अगर हम बात करें। सो इस तरह की चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। सो ओवरऑल हम देखें अगर तो जो क्वेश्चंस है ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ गए, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सीधे क्वेश्चन आ गए। जैसा यूपीएससी डालता है आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चेक करने के लिए वैसे क्वेश्चंस हैं। पेपर 1 ज्यादा सरप्राइजिंग है इन कंपैरिजन टू पेपर 2 इन दी टर्म्स कि कुछ चीजों को बिल्कुल टच नहीं किया गया है और इंटरमिक्सिंग की गई है। सो वो मैं ये भी नहीं बोलूंगा एग्जैक्टली कि सरप्राइजिंग है, बट यस डेफिनेटली जो एक्सपेक्ट आपसे करता है यूपीएससी कि दो चीजों को इंटर रिलेट करो, उस चीज पे और ज्यादा एम्फोसाइज किया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, आई होप आज के इस एनालिसिस से आपको कुछ बेनिफिट मिला होगा। जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनको समझ में आया होगा कि वो अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी किस ट्रैक पे रखें, किस डायरेक्शन में रखें। और आप में से जो स्टूडेंट सीसेट में स्ट्रगल कर रहे हो, मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैं सीसेट में खुद पढ़ाने जा रहा हूं। सो अगर आप उसके लिए एनरोल करना चाहते हो, रजिस्टर करना चाहते हो, तो मेरी ऐप और वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप जाकर फीचर्स पढ़ सकते हो और उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। सो दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।